आज से हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, यानी भारत की इकोनॉमी। इससे पहले ज्योग्राफी के वीडियो भी चल रहे थे और वो भी चलते रहेंगे, और आज से भारत की इकोनॉमी चलेगी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। तो बात करते हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित। जो ब्रिटिश काल में अर्थव्यवस्था थी ना, वह थी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने भारत को एक उपनिवेश के रूप में विकसित किया। यानी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारत को एक उपनिवेश के रूप में विकसित किया। यानी कि जो उपनिवेश है ना, वो भारत के ऊपर जबरन थोप दिया। तो पहली बात आती है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था थी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, और यह अर्थव्यवस्था भारत के ऊपर ब्रिटिशर्स ने थोपी थी। वो भी किस प्रकार? जबरन। यानी कि ब्रिटिशर्स ने भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विकास किया। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विकास किया किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने, यानी अंग्रेज लोगों ने। फिर उसके बाद में बात आती है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो उससे संबंधित ये परिभाषा है, यानी जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, यानी जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश के द्वारा, यानी दूसरे देश द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश के द्वारा शासित होने लगे तो उसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि मान लो पहले भारत पर कौन सा देश शासित कर रहा था? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की जो, मान लो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दूसरे देश यानी ब्रिटेन द्वारा शासित होने लग गई। यानी भारत में कच्चा माल पैदा होता, और यहाँ से जो अंग्रेज लोग थे वो कहाँ पे ले जाते उस कच्चे माल को? ब्रिटेन में ले जाते, और ब्रिटेन में उस कच्चे माल का विनिर्माण किया जाता और वहाँ से लाके ऊंचे दरों पे भारत में बेच देते। यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी? वो कच्चा माल। लेकिन उस कच्चे माल को एक तो सस्ती दरों पे खरीदते और फिर उसका विनिर्माण करते तो उसको महंगी दरों पे यानी ऊंची दरों पे बेच देते थे। तो ये कह रहा है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश के द्वारा शासित होने लगे तो उसे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था तो भारत की है, लेकिन उसे शासित यानी उसको कंट्रोल में कौन कर रखा है, यानी उसकी इनकम किसको जा रही है? ब्रिटेन को। तो यही है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। फिर उसके बाद में बात की जाए कि अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत और इंग्लैंड के कारखाने वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित किए। यानी कि इसकी दो मुख्य बातें हैं। पहली बात, भारत में अंग्रेजों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कच्चे माल को प्राप्त करना। यानी कि पहले तो कच्चा माल प्राप्त करते, फिर उस कच्चे माल को यानी भारत कच्चे माल के स्रोत के रूप में उपयोग करते। यानी कि इंग्लैंड का स्रोत क्या था? भारत। वो उसमें भी क्या था? कच्चा माल। तो यहाँ से कच्चा माल का उत्पादन करते और इंग्लैंड ले जाते, और फिर उसके बाद में क्या करते? इंग्लैंड के जो कारखाने यानी कि वहाँ की जो उद्योग है वहाँ पे वस्तुओं का निर्माण करते, और अब इन वस्तुओं का निर्माण कर दिया तो इन वस्तुओं को कहाँ बेचेंगे? वापस भारत लाके। तो ये बाजारों के रूप में भारत को विकसित किया। यानी भारत में अनेक बाजार लगाए और यहाँ पे इन्हीं वस्तुओं को ऊंची दरों पे लाके बेच डालते थे। लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे ये भारत में भी उद्योगों को भी लगा सकते थे, परंतु इन्होंने कभी भी उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये ऐसा सोचते थे कि भारत का यदि विकास करेंगे तो यहाँ पे जो कच्चा माल का स्रोत है वो हमें प्राप्त नहीं होगा, और यहाँ पे ये विकसित हो जाएगा तो इंग्लैंड की कुछ भी इनकम नहीं हो पाएगी। यानी कि ये इनका मात्र और मात्र केवल और केवल इतना ही उद्देश्य रहता था भारत से, यानी कि इन्हें कच्चा माल प्राप्त हो जाए। कच्चा माल में देखिए जैसे कि महाराष्ट्र के समीप हमारे को कपास, और जो यूपी है उसके समीप अपने को गन्ना प्राप्त होता है, और चाय जो कि अपने पूर्वोत्तर भारत के समीप से यानी पश्चिमी बंगाल इन क्षेत्रों से प्राप्त होती है, और रबड़, जूट, अनेक वस्तुएं यानी कच्चे माल के रूप में उपयोग करते थे। ये जो वस्तुएं होती थी कच्चे माल के रूप में, यानी अंग्रेज लोग थे ना, ये कभी भी खाद्य फसलों पर ध्यान नहीं देते थे, यानी खाद्य वस्तुओं को उत्पादित नहीं करते थे। यानी ये वाणिज्यिक वस्तुओं के उत्पादन पर सर्वाधिक ध्यान देते थे। वाणिज्यिक वस्तुएं जिनसे हमारे को इनकम प्राप्त होती है,
तो कौन कौन सी थी? एक तो कपास थी, गन्ना थी, चाय थी, रबड़ था, जूट था और नील की खेती। यानी कि कपास तो उनको कपड़े बनाने के लिए उपयोगी होता था, गन्ने से चीनी बनती थी, और जो रबड़ था, जो कच्चा रबड़ यहाँ से ले जाते उसका निर्माण करते, यानी रबड़ से इनको इनकम प्राप्त होती थी, और चाय इत्यादि स्रोतों से इन्हें इनकम प्राप्त होती थी। यानी कि इन्होंने भारत की जो खाद्य कृषि थी ना, उसके ऊपर सर्वाधिक ध्यान न देके वाणिज्यिक कृषि के ऊपर ध्यान दिया, जिससे कि इनकी इकोनॉमी में सर्वाधिक वृद्धि हो। तो इसी पर धन निष्कासन का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। कैसे? भारत से कच्ची वस्तुओं को लेके गए, यानी कच्चे माल को लेके गए, फिर कच्चे माल को लेके जाएंगे ब्रिटेन में, यानी भारत से तो सस्ती दरों पे खरीदा, वहां पे ब्रिटेन में जाकर उद्योगों में उस माल का विनिर्माण करेंगे तो वो जो माल का विनिर्माण हुआ, वहाँ जो विनिर्माण करेंगे वहाँ पे कुछ श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो यानी कि रोजगार बढ़ेंगे। लेकिन रोजगार यानी उत्पादन तो भारत में हुआ, लेकिन रोजगार किन्हें प्राप्त हो रहा है? इंग्लैंड वासियों को। तो यानी उस चीज़ के उत्पादन से इंग्लैंड को रोजगार प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में उसी वस्तु को भी निर्माण करके भारत के बाजारों में उतार देते थे, यानी कि यहाँ पे बेचने के लिए। तो जो वो ऊंची रेटों पे यहाँ पे बेचते थे उन वस्तुओं को, तो उनसे इनकम प्राप्त होती तो वो इंग्लैंड के पास जाती। यानी कि इकोनॉमी तो भारत की है, लेकिन उस ऊपर शासन कौन कर रहा है? ब्रिटेन कर रहा है। तो इसी आधार पर यानी कि धन तो भारत का है, यानी कि वस्तुएं भारत की है, लेकिन धन कौन प्राप्त कर रहा है? इंग्लैंड। तो यानी कि भारत का धन इंग्लैंड में जा रहा है। तो यही है धन निष्कासन का सिद्धांत, जो बाद में दादा भाई नारोजी देंगे और आर सी दत्त, राणा डे और विलियम डिग्बी के द्वारा दिया जाएगा। तो इसके बाद में एक अंग्रेज है जो कहता है, यानी जिसका नाम है जॉन सुलीवन। क्या नाम है इसका? जॉन सुलीवन। तो ये कहता है, यानी ये अंग्रेज ऐसे कहता है कि जो यहाँ की ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था थी, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था, इसकी हमारी यानी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था एक ऐसे स्पंज के रूप में कार्य करती है, यानी इस प्रकार कार्य कर रही है कि जो गंगा किनारे से यहाँ पर तात्पर्य है भारत, यानी कि भारत यहाँ पर तात्पर्य है। जो गंगा किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है, यानी यहाँ पे जो वस्तुएं हैं उन्हें तो उठा लेती, यानी यहाँ पे कच्चे मालों के रूप में ले जाती, कहाँ पे? इंग्लैंड में, यानी कि सोख लेती, यानी कि यहाँ से ले जाती और उसे टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती। यानी कि टेम्स नदी इंग्लैंड में, लंदन में है, यानी इंग्लैंड में है टेम्स नदी, तो यहाँ पे निचोड़ देती, यानी इनका विनिर्माण कर दिया जाता। यानी कि कच्चा माल का स्रोत भारत हुआ, यानी गंगा नदी के किनारे। यानी कि इसी लाइन के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि भारत का जो कच्चा माल है वो इंग्लैंड में जाके विनिर्माण होता है और वापस भारत में आके बेच दिया जाता है। तो ये यही कह रहा है। फिर अंग्रेजों ने भारत को पूरक अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित किया। अब पूरक अर्थव्यवस्था क्या होती है? यानी कि अर्थव्यवस्था तो भारत की है, यानी कि इन जो कच्चा माल का स्रोत है वो भारत का है, लेकिन उससे फायदा कौन उठा रहा है? इंग्लैंड। यानी उनको उससे इनकम किसको हो रही है? इंग्लैंड को। तो यहाँ पे जो पूरक अर्थव्यवस्था है वो तो है भारत, यानी अंग्रेजों ने भारत को पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में, यानी कि नाम तो होगा भारत का, लेकिन वो धन कहाँ पे जा रहा है? इंग्लैंड में जा रहा है। तो अंग्रेजों ने भारत को पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी भी कहते हैं, यानी पूरक अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी। तो अंग्रेजों ने भारत को पूरक अर्थव्यवस्था के तौर पर इस्तेमाल किया। अंग्रेजों को भारत से बस इतना ही लगाव था जितना कि उन्हें कच्चे माल की प्राप्ति हो जाए। अब कच्चे माल में मैंने पहले बता दिया, अब बता देता हूँ। जैसे कि कपास प्राप्त कर ले या रबड़ प्राप्त कर ले, चाय, नील, इन्हें यहीं तक मतलब था। लेकिन ये कभी भी जो यहाँ के प्रति व्यक्ति आए थे उनके आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए। यदि वो यहाँ के आंकड़े प्रस्तुत करेंगे तो लोगों में जागरूकता पैदा होगी। तो इस आधार पर कभी भी उन्होंने प्रति व्यक्ति आय का आकलन नहीं किया। तो बात आती है भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया? तो भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम।
राष्ट्रीय आय का आकलन किया। यानी कि दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे, यानी भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1867 में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन किया। यानी दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताएंगे, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय आय के बारे में बताएंगे, और वो धन निष्कासन के सिद्धांत भी अपनी पुस्तक में देंगे। यानी धन निष्कासन का सिद्धांत यानी किस आधार पर भारत का धन बाहर जा रहा है, वो वाला सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया, तब 1867 में। ये 1867 में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, रूल इन इंडिया। यानी कि ये है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक। कब लिखी? 1867 में। तो दादा भाई नौरोजी अपनी इस पुस्तक में धन का बहिर्गमन, यानी कि धन का बहिर्गमन, इससे तात्पर्य है धन निष्कासन का सिद्धांत, यानी भारत से धन कैसे बाहर जा रहा है, तो इसके बारे में बताते हैं दादा भाई नौरोजी। और भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं। ये जो धन निष्कासन का सिद्धांत है ना, इसे ड्रेन थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ड्रेन थ्योरी। इसे धन निष्कासन के सिद्धांत को ड्रेन थ्योरी, धन बहिर्गमन या निष्कासन, यानी कि यहाँ से किस प्रकार जा रहा है, निष्कासन, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम दिया। फिर उसके बाद में बात आती है, जो दादा भाई नौरोजी थे वो उन्होंने कहा, यानी अंग्रेजों, यानी दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा भारत से किए जाने वाले धन के बहिर्गमन, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, यानी धन को बाहर ले जाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी ने इसे अनिष्टों का अनिष्टकार, अनिष्टों का अर्थ होता है अलाभकारी, अलाभकारी, यानी कि भारत को लाभ नहीं हो रहा है, यानी कि अलाभ हो रहा है, और अलाभों में भी अलाभ, यानी इसको कुछ भी इनकम प्राप्त नहीं हो रही। यहाँ का जो भी माल है, कच्चा माल है, वो बाहर जा रहा है, और उस कच्चे माल के माध्यम से भारत की जो भी इनकम थी वो संपूर्ण इनकम ब्रिटिशों के पास जा रही है। भारत, ब्रिटिश आने से पहले भारत में लघु उद्योग थे, वो चौपट हो गए। मान लो भारत, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये यहाँ से कच्चा माल ले जाएगी, कच्चा माल से वहाँ पे कपड़े का निर्माण किया, कपड़े का निर्माण करके वापस भारत में बेचेगी। लेकिन यहाँ के जो लोग थे, यानी चरखे से जो कपड़े का निर्माण करते थे, तो उनका कपड़ा ब्रिटिशर्स की अपेक्षा महंगा होता था, और वो महंगा होने के कारण यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति उस कपड़े को खरीद नहीं पाते थे, यानी कि यहाँ पे निर्मित वस्तुओं को खरीद नहीं पाते थे। और लघु उद्योग था, तो एक मान लो एक क्या कहते वो स्वेटर बनाए लोग, तो उसे बनाने में 2 दिन लग जाते थे, और वहाँ पे तो धड़ाधड़ ये निर्माण हो जाता है किनका? कपड़ों का। तो ये थोड़ी उसकी अपेक्षा सस्ते हुआ करते थे कपड़े। तो ये इनका जो व्यवसाय था लघु उद्योग, वो चौपट हो चुका था। तो दादा भाई नौरोजी ने इस धन निष्कासन को कहा कि अनिष्टों का अनिष्ट, यानी अलाभकारी का भी अलाभकारी है। फिर उसके बाद में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी बताया कि जब उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी 1867-68 में, तो यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति आय का आकलन किया। उसने दिया प्रति व्यक्ति आय में कि उस वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति एक वर्ष में मात्र 20 रुपए इनकम कर रहा है। तो उस समय दादा भाई नौरोजी ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, वो अपनी पुस्तक में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में बताया। फिर इसके बाद में केवल दादा भाई नौरोजी नहीं थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय के बारे में प्रस्तुति की, लेकिन जो पहले व्यक्ति थे वो दादा भाई नौरोजी थे। इनके बाद में अनेक व्यक्ति हुए, जैसे कि एक तो है विलियम डिग्बी, आर.सी. दत्त, और तीसरा है राणा डे। यानी कि क्वेश्चन उठेगा कि किन किन व्यक्तियों ने प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय और धन निष्कासन के सिद्धांत दिया। तो पहले नंबर पे तो आएगा दादा भाई नौरोजी, यानी सर्वप्रथम किसने दिया? उसमें दादा भाई नौरोजी ने दिया। फिर उसके बाद में विलियम डिग्बी, आर.सी. दत्त और राणा डे, ये इन व्यक्तियों ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बारे में बताया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात आती है कि जो आर.सी. दत्त था, इसने 1901 में एक पुस्तक लिखी। किसने? आर.सी. दत्त ने, जिसका नाम था इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की
ये यहाँ पे लिख रखी ना, यानी आर सी दत्त ने 1901 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। तो इसमें इसने ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किया। ड्रेन थ्योरी यानी कि धन निष्कासन का, और भारत की राष्ट्रीय आय पर भी चर्चा की, यानी भारत की राष्ट्रीय आय किस प्रकार चल रही है, तो उसके बारे में बताया। तो उस समय अपनी राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम किस प्रकार थी, यानी कि एक गतिहीन विकास की तरफ थी। गतिहीन विकास यानी कि यहाँ पे न तो उद्योग विकसित हो पा रहे थे और न लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा था, तो वो गति नहीं कर पा रही थी, यानी कि एक जगह स्थिर हो गई, तो ये होती है गतिहीन। तो इनका विकास तो हुआ नहीं, तो गतिहीन विकास यानी कि विकास नहीं हो रहा है, ऐसी अर्थव्यवस्था भारत में विकसित हो चुकी थी। फिर उसके बाद में बात करते हैं ब्रिटिश काल में कृषि क्षेत्र की स्थिति। तो ब्रिटिश काल में कृषि क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, यानी अंग्रेजों ने कृषि के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। एक तो है भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित परिवर्तन, यानी कि टैक्स किस प्रकार लगाया जाएगा, यानी इनकम किस प्रकार हो, और दूसरी है यानी कि उस भूमि के ऊपर किस प्रकार टैक्स लगाया जाए। दूसरी है कृषि का व्यवसायीकरण, यानी कि वाणिज्यिकरण, यानी कि वो ऐसी ही कृषि का उत्पादन करवाते थे जिससे कि उन्हें कच्चा माल प्राप्त हो और अपने देश में ले जाए और उसका विनिर्माण करके उसे बेच दे, जिससे कि राष्ट्र को इनकम प्राप्त हो। ये वाला जो मैटर है इसको हम नेक्स्ट कक्षा में विस्तार से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ज्योग्राफी कक्षा डलती रहेंगी। और ये कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देना।